पीएम मोदी ने फोन पर टीम इंडिया से बात की है, ये बड़ी खबर मिल रही है। रोहित शर्मा को शानदार कप्तानी की बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही साथ पीएम मोदी ने द्रविड़ के योगदान का भी आभार जताया है। अभी वही मैं बात कर रही थी कि किस तरीके से बधाइयों का तांता लगा हुआ है और पीएम मोदी इससे पहले वीडियो जारी कर भी टीम के प्रदर्शन पर बधाई दे चुके हैं, उनका आभार जता चुके हैं और अब फोन पर पर्सनली बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कप्तान रोहित शर्मा को शानदार कप्तानी के लिए बधाई भी दी है। साथ ही साथ राहुल द्रविड़ बतौर कोच उनके भी योगदान का आभार जताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो पीएम मोदी ने क्रिकेट प्रेमियों के लिए क्रिकेट टीम से अपने मन की बात तो कर ली, लेकिन आज वो देशवासियों से भी मन की बात करेंगे। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम का 111वां एपिसोड आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई सरकार के एजेंडे पर चर्चा कर सकते हैं। दिल्ली की अलग अलग जगहों पर भाजपा नेता मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर के ग्राम कोलांसकला में किसानों, कृषि सखियों और लखपति दीदियों के साथ मन की बात रेडियो कार्यक्रम सुनेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 के इस कार्यकाल की पहली बार मन की बात होने जा रही है। 111वां एपिसोड ये रहने वाला है, जो कि सुबह 11 बजे प्रसारण किया जाएगा इसका। और अब बड़ी खबर मिल रही है कांग्रेस के खाते से। देखिए, कांग्रेस के खाते से मिल रही है। कांग्रेस की समीक्षा बैठक का आज तीसरा दिन है छत्तीसगढ़ में। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कांकेर में करेगी आज बैठक और बस्तर और कांकेर लोकसभा में हार की होगी समीक्षा। और इस बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज और सचिन पायलट, जो कि प्रभारी है वहां के, वो भी शामिल होंगे। साथ ही साथ इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की अध्यक्षता कर रहे हैं वीरप्पा मोइली छत्तीसगढ़ में, वो भी वहां मौजूद है। आज उनका तीसरा दिन रहने वाला है। तो कांग्रेस की समीक्षा बैठक का आज तीसरा दिन है छत्तीसगढ़ में। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का उद्देश्य है कि हार के कारणों का पता लगाया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा कांग्रेस पार्टी का इस लोकसभा चुनाव में। 11 में से 10 सीटें गई है भारतीय जनता पार्टी के खाते में और सिर्फ 1 सीट जीती है कांग्रेस ने। तो कहीं ना कहीं हार की समीक्षा की स्थिति बन जाती है और आज उसका तीसरा दिन है। बस्तर और कांकेर लोकसभा में आज हार की समीक्षा होगी। लगातार अलग अलग लोकसभा सीटों पर समीक्षा की जा रही है और आज नंबर बस्तर और कांकेर लोकसभा सीट का। और इस बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज और सचिन पायलट भी शामिल होंगे। तो वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक चल रही है और आज उसका दूसरा दिन है। और इसी के साथ साथ आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की भी बैठक होनी है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्यों से आज 1-to-1 चर्चा होगी और कल लोकसभा प्रत्याशियों के साथ 1-to-1 चर्चा हुई थी। सभी हारे हुए लोकसभा प्रत्याशियों के साथ कल चर्चा की थी। पृथ्वीराज चौहान, सप्तागिरी उल्का और जिग्नेश मेवाणी जो है 3 सदस्य की ये कमेटी अब मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है। यहां पर कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग की कोशिश कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो कौन से मुख्य कारण रहे जिसकी बदौलत कांग्रेस पार्टी का आज मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ हो गया है। छिंदवाड़ा की सीट भी नहीं बची है हाथ में। तो ऐसे में स्थिति मध्य प्रदेश में भी कुछ छत्तीसगढ़ से मिलती जुलती है, इनफैक्ट उससे भी बद से बदतर है। तो कहीं ना कहीं हार की समीक्षा जारी है। बैठक का आज दूसरा दिन है मध्य प्रदेश की और आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक भी होनी है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में आज बड़े नेताओं के साथ 1-to-1 चर्चा भी होनी है। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। अनमोल तिवारी रायपुर से जुड़ गए हैं, विवेक पांडे भोपाल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगी अनमोल आपका, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में हार की समीक्षा का तीसरा दिन है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में मनमुटाव, गुटबाजी, इस तरीके के आरोप, अंतरकलह देखी जा रही है। तो अब जो सिलसिला है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का, वो कहां तक पहुंचा है? बिल्कुल, देखिए अंजलि, आज तीसरा दिन है जब कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा करेगी। आज कांकेर में एक बड़ी बैठक जो है वो आयोजित है, क्योंकि देखिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है कांग्रेस के तरफ से और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वीरप्पा मोइली, वो पहुंचे हुए हैं और वो लगातार लोगों के बीच भी जा रहे हैं, नेताओं पदाधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। और आज ये कांकेर में बैठक होगी और कांकेर और बस्तर लोकसभा
में जहां कांग्रेस की हार हुई है, इन दोनों सीटों को लेकर के आज समीक्षा की जाएगी कि कहां चूक हो गई। कांकेर में तो बहुत कम वोटों से कांग्रेस को हार मिली है, लगभग 1800 वोटों से कांकेर में हार मिली थी। वहीं बस्तर में पूर्व मंत्री कवासी लखमा को हार का सामना करना पड़ा था। तो इन दोनों सीटों को लेकर के आज कुल मिलाकर समीक्षा की जाएगी। इसके बाद कल जो है राजनांदगांव और दुर्ग सीट पर समीक्षा होगी और कल जो है शाम तक एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करके फिर उसको आगे आला कमान को सौंपा जाएगा। बिल्कुल, और इसी तरीके की स्थिति, इसी तरीके का काम जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मध्य प्रदेश में भी करना चाह रही है। आज उसका दूसरा दिन है। विवेक, कहां तक पहुंचा है कल के बाद? कल क्या क्या हुआ, कल क्या क्या मुख्य हुआ और उसके बाद आज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्या करने वाली है? देखिए अंजलि, जैसे ही नतीजे आए थे तो एआईसीसी ने मध्य प्रदेश में कमेटी बनाने के साथ ये लिखा था कि पुअर परफॉर्मेंस, ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। अशोक चौहान, जिग्नेश मेवानी और सप्तगिरी उल्का, ये कल तीनों सदस्यों ने तमाम सारे प्रत्याशियों के साथ बात की है। आज दूसरा दिन है और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के तमाम सदस्य मौजूद रहेंगे, जिसमें कई पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं। लेकिन एक बड़ी बात है कि दिग्विजय सिंह अभी तक अपने फैक्ट्स नहीं बता पाए हैं। नकुल नाथ भी इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में नदारद नजर आए। एक जो सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों ही प्रत्याशी चुनाव हारे हैं। छिंदवाड़ा के क्या कारण रहे हैं कमलनाथ ये बता चुके हैं, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने अब तक 1-to-1 बातचीत करने के लिए दोनों ही नेता नहीं पहुंचे। दोनों ही प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। कमलनाथ फिलहाल कल मध्य प्रदेश में नजर आएंगे, लेकिन आज फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट अपनी बना के एआईसीसी को भेज देगी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि तमाम सारे प्रत्याशियों से ये कहा गया है कि जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी हाई कमान को रिपोर्ट भेजी जाएगी, वो लीक ना हो, इसके लिए तमाम सारे प्रत्याशियों को ये बता दिया गया है। कल जब बैठक हुई थी तो कई प्रत्याशियों ने बताया कि हार के क्या क्या कारण थे, लेकिन अब कोई भी प्रत्याशी खुलेआम ये नहीं कहेगा कि आखिर क्यों चुनाव हार गए, क्योंकि मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर कांग्रेस का चुनाव हारना ये छत्तीसगढ़ से ज्यादा मध्य प्रदेश के लिए तकलीफदेह है, क्योंकि एक विधानसभा में खराब परफॉर्मेंस रहा, कमलनाथ हटाए गए। अब जब जीतू पटवारी के दम पे पूरा लोकसभा चुनाव लड़ा गया तो यहाँ पे कई प्रत्याशियों की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए कि फंड की कमी थी, प्रत्याशी देर से उतारे गए। प्रत्याशियों की तरफ से शिकायतें निकल कर आ रही है। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं अनमोल, तो छत्तीसगढ़ में आज उन 2 सीटों का जायजा लेने वाली है कांग्रेस जहां पर जीत शायद मिल सकती थी, क्योंकि कांकेर में जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही कम वोटों के अंतर से हारी है कांग्रेस, तो क्लोज रहा मुकाबला। साथ ही साथ बस्तर तो अच्छी पकड़ भी थी कांग्रेस की। और ऐसे में जहां अब मध्य प्रदेश में जैसा कि विवेक कह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप देखा जा रहा है, प्रत्याशी जो है वो पार्टी नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं, इसी तरीके का आरोप कवासी लखमा ने भी लगाया है। तो इन 2 सीटों पर कितना अहम हो जाता है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का काम करना, अनमोल? अब बिल्कुल अंजलि, देखिए जब से ये समीक्षा बैठक शुरू हुई है तब से आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, क्योंकि देखिए हमने पहले ही बताया था कि कवासी लखमा जो बस्तर से सांसदी का चुनाव लड़े थे कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने गुटबाजी का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि हम आपसी गुटबाजी के कारण हारे। और इसके बाद जब कल बिलासपुर में भी जब समीक्षा बैठक हुई, बिलासपुर कोरबा जांजगीर लोकसभा की, तो वहां पर भी पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल का गुस्सा फूटा। तो इस तरीके से कांग्रेस के अंदर की जो नेता है उनका गुस्सा फूट रहा है समीक्षा बैठक में। शीर्ष नेतृत्व के सामने वो अपनी खुलकर बात रख रहे हैं। और अब आज जब कांकेर में बैठक होगी या फिर जो बस्तर की भी बैठक होनी है, तो आज भी कुछ नेताओं का गुस्सा फूट सकता है अंजलि, क्योंकि देखिए कांकेर में बहुत क्लोज फाइट रहा है। वीरेश ठाकुर जो उम्मीदवार रहे कांकेर से, वो बहुत मेहनत करते आए हैं। पिछले बार भी वो 4-5 हजार वोटों से ही आ रहे थे और इस बार भी वो लगभग 1800 वोटों से आ रहे हैं। अगर शायद कांग्रेस इन सीटों पर मेहनत करती तो शायद 1-2 सीट आज कांग्रेस की झोली में होती, लेकिन कांग्रेस जो है सीटें बिल्कुल अनमोल, अंतर कलह, कैंडिडेट सिलेक्शन, ये कुछ ऐसे कारण हैं जो देखने को भी मिल रहे हैं, लेकिन समीक्षा ही बताएगी कि आखिर वो कौन से मुख्य कारण रहे जिसकी वजह से हार हाथ लगी, और वो भी इतनी करारी हार हाथ लगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल। लेकिन विवेक आप बने रहिएगा, क्योंकि अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है। लाखों बच्चों का बिना ड्रेस स्कूल में हुआ दाखिला। 390 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी छात्रों को नहीं मिली यूनिफॉर्म। 22 जिलों में छात्रों के खातों में भेजी जा रही है राशि और 30 जिलों में अब तक नहीं मिली है छात्रों को रकम यूनिफॉर्म खरीदने की। राज्य शिक्षा केंद्र ने देरी से राशि ट्रांसफर की वजह भी बताई है। उनका कहना है बैंक खातों में गड़बड़ी चल रही है। बैंक खातों की गड़बड़ी का हवाला दिया है राज्य शिक्षा केंद्र ने, इसीलिए राशि ट्रांसफर नहीं हो पाई है। लेकिन बड़ी खबर यही निकलकर सामने आ रही है कि जहां अब स्कूल चालू कर दिए गए हैं,
ऐसे में ड्रेस नहीं मिली है स्कूल की छात्रों को। 390 करोड़ रुपए खर्च करती है सरकार, उसके बावजूद छात्रों को यूनिफॉर्म नहीं मिली है। 22 जिलों में छात्रों के खातों में भेजी जा रही है राशि और 30 जिलों में अब तक नहीं मिली है छात्रों को यूनिफॉर्म। और खबर की पूरी जानकारी मेरे सहयोग विवेक पांडे से लेना चाहूंगी। विवेक, एक तरफ स्कूल चले अभियान जैसी अनोखी पहल चलाई जा रही है, सरकार चला रही है, और दूसरी तरफ तस्वीर ये है बेसिक फैसिलिटी है, स्कूल की यूनिफॉर्म दी जाती है जो सरकार की तरफ से, उस पर ये देरी के आंकड़े किस वजह से देखने को मिल रहे हैं? अंजलि, एक बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में हमने पिछले दिनों दिखाया कि स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया, लेकिन एक हैरत की बात है कि बच्चों को यूनिफॉर्म ही नहीं बांटा गया। और सबसे हैरत की बात है कि जब जून का महीना खत्म होने वाला है, 30 जून यानी कि आज जब तारीख खत्म हो रही है, तो पिछले दिनों 25 जून को एक वित्त विभाग की तरफ से ऑर्डर जारी किया। 398 करोड़ रुपए स्कूल शिक्षा विभाग को दिए गए और ये कहा गया कि तमाम सारी योजनाओं के लिए खर्च किया जाए। लेकिन आज जब जानकारी ये निकल के सामने आ रही कि 22 जिलों में ड्रेस की जो राशि है उसको ट्रांसफ़र करने का काम चल रहा है और 30 जिलों में तो लगभग एक भी बच्चे को वहाँ पे ट्रांसफ़र फीस यूनिफॉर्म का नहीं हुआ है। उसके पीछे के कारण ये बताया जा रहा है कि जो अकाउंट है वो पूरी तरीके से गड़बड़ है। तो ये एक बड़ी लापरवाही है राज्य शिक्षा केंद्र की। और सबसे बड़ी बात है कि स्कूल शिक्षा विभाग को बजट दिया गया 25 जून को और 30 जून तक खर्च करना था। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि 398 करोड़ रुपए भला 5 दिन में कौन सा ऐसा विभाग है जो खर्च कर देगा। और जो बजट देरी से आवंटित हुआ है, यही वजह है कि बच्चे स्कूल चलो अभियान यानी कि स्कूल में दाखिला ले लेते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन उनके पास यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये एक बड़ी लापरवाही है। और सबसे हैरत की बात यह है कि आज ये पूरी राशि लैप्स हो जाएगी, क्योंकि लेखानुदान के जरिए पूरी राशि ट्रांसफर की गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि कल से 1 जुलाई यानी कि एक नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा और 3 जुलाई को सरकार का नया बजट आ जाएगा। तो ऐसे में ये चुनौती है कि 30 जून तक अगर पैसा, आज शाम तक अगर बच्चों के खातों में ये ट्रांसफर नहीं हुआ यूनिफॉर्म का पैसा, तो ये यकीन मानिए कल से इसको लैप्स की श्रेणी में माना जाएगा। तो ये एक बड़ी लापरवाही है। हालांकि जो अधिकारी है वो ये दावा कर रहे हैं कि जो 30 स्कूल है, जहां 30 जिलों के स्कूल बिल्कुल विवेक, अच्छा खासा बजट इस काम के लिए दिया जाता है, लेकिन फिर भी देरी होना दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर, राज्य शिक्षा केंद्र ने 30 जून यानी कि आज तक सभी छात्रों के खातों में रकम ट्रांसफर करने के लिए निर्देश दे दिए। ये तसल्ली की खबर है अगर रकम ट्रांसफर हो जाती है तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधायक राजेश मूणत रायपुर के करबला तालाब पहुंचे, जहां विधायक ने तालाब के पास हो रहे अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने नगर निगम के अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए हैं। और इस दौरान बैठक में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। तो वहीं जबलपुर पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के बयान पर पलटवार भी किया इसी बीच, और कहा कि हमारी सरकार नीट या किसी भी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को ठीक करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। वहीं तोमर ने आपातकाल को स्कूलों में पढ़ाए जाने पर कहा कि सच को बताना ही पड़ेगा। सीएम विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर आम नागरिकों को एक और नई सुविधा परिवहन विभाग द्वारा दी जाने वाली है। अब आवेदक के पते पर नहीं पहुंचने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र आवेदकों को उनके जिले के क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन कार्यालयों के जरिए वितरित किए जाएंगे। आम नागरिकों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था 1 जुलाई से लागू की जा रही है। आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय के संज्ञान में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी समस्याएं आई थी, जिसके बाद सीएम के निर्देश पर जनता को यह सुविधा दी जा रही है, जिससे आम नागरिकों को होने वाली परेशानी से राहत मिल सकेगी। उज्जैन में कलेक्टर और एसपी ने प्रशासनिक अमले के साथ भगवान महाकालेश्वर की श्रावण भादव मास में निकलने वाली सवारी की पूर्व तैयारी के लिए सवारी मार्ग का भ्रमण किया और सभा मंडप में की जाने वाली व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। सालों बाद ऐसा योग है। 22 जुलाई से श्रावण माह शुरू हो रहा है, जहां राजाधिराज चांदी की पालकी में सवार होकर प्रजा का हाल चाल जानने नगर भ्रमण पर निकलेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सवारी मार्ग पर आने वाले जर्जर भवनों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए हैं। महाकाल प्रबंध समिति के साथ तमाम अधिकारी हैं जो निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस सवारी मार्ग में जितने भी जर्जर भवन आएंगे
उसको भी चिन्हित किया गया है। तत्काल उनको हटाने के निर्देश भी जिला कलेक्टर के द्वारा दिए गए। हमारे साथ खुद कलेक्टर सर, सवारी आने वाली, इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। आप भ्रमण भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आज सवारी मार्ग का पूरा भ्रमण रखा गया है ताकि जो प्रिलिमिनरी व्यवस्थाएं हैं वो प्रिलिमिनरी व्यवस्थाएं करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि सावन 22 जुलाई से पहले सवारी निकलेगी, तो आज उसी की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। अभी वो समीक्षा की जा रही है। इस बार हम लोग बहुत अच्छी बेहतर व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें बाहर से भी जो बल आता है वो भी यहाँ पर शामिल रहेगा। वो पूरी समीक्षा की जा रही है किस तरह से जनता को सुगम से सुगम दर्शन और बेहतर से बेहतर सवारी व्यवस्था की जा सकती है। तो एक बार आज हम लोग भ्रमण करेंगे, लगातार 2-3 दिन ये चलेगा, उसके बाद असेसमेंट करेंगे। इसमें बहुत सारा बल बाहर से भी आता है और जिले का भी। हम लोग सवारी मार्ग पर निकले हैं देखने के लिए कि कौन कौन सी समस्याएं पिछली बार हम लोगों के साथ में आई थी, और निर्बाध लोगों को दर्शन हो सके उसका प्रयास के लिए भ्रमण कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये महाकाल प्रबंध समिति के सदस्य हैं, महाकाल मंदिर के पुजारी भी है। इन्होंने भी यही कहा है किसी प्रकार की कोई आप बीती ना हो, उसको लेकर ही आज हमने भ्रमण किया है। और जो भी इसमें खामियां दिखेगी उसको तत्काल निपटा जाएगा। और ख़ास बात ये कि राजाधिराज जब नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो देश विदेश से जब श्रद्धालु आते हैं और राजाधिराज की जब पालकी निकलते हैं तो श्रद्धालु मग्न हो जाते हैं। सभी का जयकारों के साथ अभिनंदन किया जाता है राजा महाकाल का, और आवाज़ आती है, आ रही है पालकी जय महाकाल की। उसी को लेकर तैयारियाँ यहाँ पर जोरों शोरों से की जा रही हैं। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। और अब खबर उज्जैन से है, जहां महाकाल मंदिर परिसर में सिद्धि विनायक में भारत की जीत को लेकर मंदिर में महिला भक्त मंडल में उत्साह का माहौल देखा गया। डमरू बजाकर जीत का उत्साह मनाया जा रहा है और बाबा महाकाल और सिद्धि विनायक गजानन गणपति को धन्यवाद भी दिया जा रहा है। पूरे महाकाल मंदिर में श्रद्धालु जमकर ढोल की ताल पर नाचते गाते और भजन गाते हुए जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उस मौके पर मौजूद है मेरे सहयोगी संतोष कृष्णानी, सीधा उनका रुख करूंगी। संतोष, क्या माहौल है? दुआओं का दौर तो कल से ही शुरू हो गया था, लेकिन अब जहां मैच में जीत मिल गई है तब भी ये दुआओं का दौर जो है वो रुक नहीं रहा है। अब भगवान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, कालों के काल महाकाल के दरबार में भारत की जीत को लेकर कल दुआएं मांगी गई थी और बाबा महाकाल ने सभी दुआएं कबूल भी की और बाबा महाकाल ने ही आशीर्वाद बरसाया। भारत की कल ऐतिहासिक जीत हुई है, उसको लेकर महाकाल मंदिर के परिसर में देख सकते हैं भाई, महिला भक्त मंडल के द्वारा भजन भी गाए जा रहे हैं, उस पर डांस किया जा रहा है। ऐतिहासिक तरीके से भारत की जो जीत है उसका जश्न मनाया जा रहा है। ऐतिहासिक तरीके से महिला मंडल है वो बाबा महाकाल के दरबार में आकर कल भी उन्होंने कामना की थी कि भारत इस बार वर्ल्ड कप लेकर आए। उसको लेकर यहाँ पर सिद्धि विनायक गजानन गणपति से दुआएं की थी, बाबा महाकाल से दुआएं की थी। और ये जो श्रद्धालु परिसर है, आप इनसे भी बात करते हैं, पूरे जश्न में डूबे हुए हैं। किस प्रकार का उत्साह है, क्योंकि कालों के काल महाकाल के दरबार में ही हर शुभ कार्य की शुरुआत होती है। ऐतिहासिक तरीके से यहाँ पर भजनों के माध्यम से भारत ने जिस प्रकार वर्ल्ड कप जीता है उसका जश्न मनाया जा रहा है। आज श्रद्धालु हो चाहे कोई भी, आप देख सकते हैं सभी अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई डांस कर रहा है तो कोई भजन में लीन है। हम बात करने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार का उत्साह है? उत्साह कितना है आपको? बहुत उत्साह। बिल्कुल, भारत जीत गई है, क्या कहेंगे? बहुत खुश है हम लोग का, पूरी मेहनत। महाकाल बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कल अर्जी लगाई थी, कल भजन करे थे पूरी बहनों ने मिलकर। इंडिया जीते और इंडिया जीत गई। बोल महाकाल महाराज। ये उत्साह है, इन्होंने अर्जी लगाई थी बाबा महाकाल की है और भारत वर्ल्ड कप जीते उसको लेकर यहाँ पर उत्साह चल रहा है। आप देख सकते हैं कई भजन के साथ जो श्रद्धालु हैं, आज भारत जीत गई उसको लेकर जश्न मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, भारत जीत गई है। महाकाल बधाई भारत को, बहुत बहुत बधाई सभी क्रिकेटरों को। बिल्कुल, भारत ने वर्ल्ड कप जीता है, बाबा महाकाल से आशीर्वाद भी लिया है, जश्न का माहौल है, क्या कहेंगे? ऐतिहासिक क्षण के साथ यहाँ पर महिला भक्त मंडल हो चाहे श्रद्धालु हो, सभी आस्था के साथ कहीं ना कहीं खुशियाँ मनाई जा रही है। क्या कहेंगे, भारत ने वर्ल्ड कप जीता है? बिल्कुल, भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया, जश्न का माहौल है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, जीतना भी चाहिए था, बहुत सालों का इंतजार रह गया था, भारत को T20 जीतना भी जरूरी था। बहुत जरूरी था और बाबा महाकाल ही हैं जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और पूरी तरह जश्न में डूबे हुए हैं। महिला भक्त जो मंडल है यहाँ पर भजनों के माध्यम से श्रद्धालु ऐतिहासिक मनाया जा रहा है जश्न के साथ। क्या कहेंगे, बाबा महाकाल का आशीर्वाद भारत के साथ रहेगा, भारत के साथ हमेशा के लिए। बिल्कुल ऐतिहासिक क्षण, इंडिया के साथ, इंडिया के साथ। कल भारत ने जीता है और बाबा महाकाल की दुआएं। हाँ, दुआएं हैं, सही है।
ऐतिहासिक तरीके से यहाँ पर ढोल की थाप पर डांस किया जा रहा है, ऐतिहासिक तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं जो क्षण था, बिल्कुल 13 बिल्कुल साल के संतोष, बाद अद्भुत ये तस्वीरें हैं और उज्जैन धर्म नगरी है। इन लोगों का, इन फैंस का अलग ही अंदाज निकलकर सामने आ रहा है, जहां पूरे देशवासी खुश है। तो ऐसे में आधी आबादी का भी अनोखा अंदाज आपने दिखाया, पहुंचाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रीवा के उपेंद्र द्विवेदी आज भारतीय थल सेना के प्रमुख के रूप में चार्ज संभालने वाले हैं और जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। इसके पहले उपेंद्र द्विवेदी 46वें उपसेना प्रमुख के रूप में सेवा दे रहे थे। और बता दें कि उपेंद्र द्विवेदी मूल रूप से एमपी के रीवा के रहने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश वासियों के लिए एक खुशी की खबर है, जो कि रीवा के सैनिक स्कूल में भी पढ़े थे, वहां के छात्र रहे हैं और अब वो उपेंद्र द्विवेदी आज भारतीय थल सेना के प्रमुख के रूप में चार्ज संभालने वाले हैं और जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। तो वहीं राधा रानी वाले बयान पर विवाद के 20 दिन बाद पंडित प्रदीप मिश्रा ने बरसाना पहुंचकर माफी मांग ली। दरअसल गोवर्धन के संतों ने मिश्रा से कहा था कि ब्रज में उनके खिलाफ बेहद गुस्सा है, माफी मांगना ही इसका समाधान है। और इसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा ने तय किया कि वे बरसाना जाएंगे। उनके बरसाना पहुंचने से पहले राधा रानी के मंदिर में भारी फोर्स तैनात कर दी गई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच पंडित प्रदीप मिश्रा राधा रानी के मंदिर पहुंचे और मंदिर में नाक रगड़कर माफी भी मांगी। और इस दौरान मंदिर में भीड़ थी, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा से धक्का मुक्की भी हुई। लेकिन इसी बीच राधा रानी वाले विवाद पर उन्होंने माफी मांग ली है। माता राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ। वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ।